सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूं, इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है ना, तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ता हुआ, तुम्हें पढ़ के मजा आ जाएगा। और हमारा नारा याद है ना, एनसीईआरटी है खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी से पूरा मार्क करवाते हुए चलूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही तुम्हारी लाइनें आती हैं सारी की सारी, चाहे बोर्ड्स हो चाहे सीयूईटी हो, और हमें सब में फुल मार्क्स लाने। इस लेवल तक डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं पढ़े हो ना, एक लेक्चर पढ़ के देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात यहां पे करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब देखो, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया ना, तो ये डायग्राम अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो जरूर बना के आना, क्योंकि आपका जो है बोर्ड में सारा प्रेजेंटेशन का गेम होता है। आप आंसर ठीक लिख के आ रहे हो, सही है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन का गेम होता है। टाइम हो तो बना के आना, कहीं क्वेश्चन ही छोड़ाओ, ठीक है। अब सुनो, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से एनवायरनमेंट है समझते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। हम लेते हैं एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स का। देखो, ये भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर मानो देश में इनकम टैक्स एग्जांपल के तौर पे 10 लाख से नीचे की इनकम पे 5 से 10 की रेंज में आपका 10% है। अब सरकार कल को आए और कहे कि भैया हम तो कर रहे हैं इनकम टैक्स तुम्हारा 20%, ठीक। तो अब क्या है, आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बचेगी। अब आपके पास कम पैसा है तो आप अपनी नेसेसिटीज पे देखो खर्चा करोगे, रोटी कपड़े मकान पे, पर उसके बाद अब जोमैटो से शायद कम फूड ऑर्डर करवाओ। आप शायद वो जो जूता खरीदना चाहते थे, लग्जरी स्पोर्ट्स शूज, आप शायद वो ना खरीदो। शायद आप अपने फोन का बिल में थोड़ा खर्चा बचाओ। तो क्या है, हर बिजनेस को ना समझना पड़ता है कि सरकार के क्या क्या डिसीजंस है। अगर सरकार का डिसीजन ये है कि इनकम टैक्स लोगों पे बढ़ेगा, तो बिजनेस को अपनी कॉस्टिंग अपनी कम करनी पड़ेगी और चार्ज कंज्यूमर से कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जेब में पैसा कम बचा है, ठीक है। अब सुनो, इस चीज को ही दिमाग में रखते हुए हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ना कई सारी चीजें आती है। क्या क्या आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, सब कुछ लेके आना है। इंटरेस्ट रेट्स, क्या इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से, गवर्नमेंट क्या चार्ज कर रही है इंटरेस्ट रेट बैंक से, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। डिस्पोजेबल इनकम मैंने अभी एग्जांपल दिया, लोगों के पास खर्चने के लिए कितना पैसा बचा है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस यानी कि एनएससी बीएससी में आपका सेंसेक्स निफ्टी का क्या दाम चल रहा है। द वैल्यू ऑफ रूपी आर सब ये सब नहीं है, बट सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। बेसिकली जो तुम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो अपनी 11th-12th में, उसमें जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इंडेक्सेस और डिसीजंस होते हैं, ये सब कुछ बिजनेस को बहुत भयंकर तरीके से इंपैक्ट करते हैं, और हर मैनेजमेंट को इनको दिमाग में रख के अपने डिसीजंस बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका यहां पे बहुत प्यारा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, और इसको एग्जाम में लिख के जरूर आना, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट क्या चले, बहुत ज्यादा डिमांड अफेक्ट करते हैं किसी बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट की डिमांड के लिए, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स लो लॉन्गर इंटरेस्ट रेट आर बेनिफिशियल, मतलब अगर मानो आपकी एक हाउसिंग कंपनी है कि आप मकान बना के, सोसाइटीज बना के बेचते हो, या आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी यानी आप कार बना के बेचते हो, अगर सरकार और बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करे कंज्यूमर से, तो आपकी बिक्री बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ब्याज कम देना पड़ रहा है कंज्यूमर को, तो वो गाड़ी भी जाके खरीदेगा, वो जाके फोन भी खरीदेगा, वो जाके घर भी खरीदेगा। पर अगर वहीं पे इंटरेस्ट रेट शूट अप हुआ है, तो बंदा खर्चा करने से पहले, कर्जा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस को बहुत इंपैक्ट करता है। अब आ जाता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, यानी सोसाइटी का क्या रुख है उस बिजनेस की तरफ। मैं कह रहा हूं, भूल जाओ सोशल एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिखाता हूं, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। ये आ जाते हैं हम। हमारे देश के छपरियों ने इस ब्रांड की सेल 15,000 करोड़ से गिरा दी। देखो, यहां मैं बात कर रहा हूं केटीएम बाइक्स की, जो यूरोप के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं। इंडिया में आने के बाद ये सक्सेसफुल हुए क्योंकि ये जबरदस्त सुपर बाइक्स अफोर्डेबल प्राइसेस में बेच रहे थे। 2020 में इनकी सेल 65,000 करोड़ की पहुंच गई, पर उसके बाद सब बदल गया। देखो, क्योंकि ये बाइक अफोर्डेबल थी, ये हाथ लग गई देश के छपरियों के, जो उल्टे सीधे बालों का कलर और कपड़े पहन के इस बाइक को गलत तरीके से चलाते थे और ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते थे। इसलिए इसकी ब्रांड इमेज छपरियों से जुड़ गई। इनफैक्ट बाई टर्बो मीडिया ने एक पोल कराया, जिसमें 30,000 में से 15,000 लोगों ने बोला हम केटीएम से एसोसिएट भी नहीं करना चाहते, और ये छपरी। अब देखो,
ये है ना प्यारा बड़ा एग्जाम्पल। हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि सोसाइटी का रुख बदल गया, सोसाइटी आगे इमेज ही बदल गई केटीएम की, भाई सारे छपरी चलाने लग गए, तो क्या 65,000 करोड़ की सेल थी, 2 साल बाद उनकी सेल 50,000 करोड़ पे गिर गई। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में लोगों ने कहा, पेरेंट्स ने बच्चों को दिलाना बंद कर दिया कि भैया तू छपरी बना करेगा इसको लेके, और लोगों ने वैसे ही जनरल खरीदना बंद कर दिया। बुलेट की सेल हमेशा बढ़ती है, बुलेट को क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि ऑल्दो केटीएम और बुलेट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट में है, पर बुलेट के साथ हमारा प्राइड जुड़ा हुआ है, उसको हम मानते हैं एक बहुत तगड़ी वाली चीज की भाई चौड़ है मेरी अगर मैं बुलेट लेके घूम रहा हूं। तुम लोगों में से कितनों का सपना होगा, अपने पापा से कहते होगे, खुद कहते होगे कि मैं कमा के अपनी सबसे पहली बाइक बुलेट खरीदना चाहता हूं। तो ये क्या है? ये सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट ही तो है, बट ये सोशल एनवायरनमेंट एक पार्ट था। अभी यहां पे कई सारे पार्ट्स हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, सोशल फोर्सेस आती है, जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। एक सोसाइटी में क्या कस्टम ट्रेडिशन फॉलो होते हैं, वैल्यूज क्या है उस सोसाइटी की, क्या वैल्यूज फॉलो करी जाती है, ठीक है। उसके बाद सोशल ट्रेंड्स। अब ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया था केटीएम वाला, ये सोशल ट्रेंड्स का एग्जांपल है, ठीक है। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस एट एक्स्ट्रा, सोसाइटी की क्या बिजनेस से एक्सपेक्टेशन है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहां पे ये 4 चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो कि सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट फॉर्म करती हैं। अब देखो एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक। सबसे पहले है ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इसमें क्या आता है, अब आपका सिंपल सा इन्होंने बहुत एग्जांपल दिया, डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डेकेड्स और इवन सेंचुरीज, जो एक सोसाइटी में प्रैक्टिसेस सालों या कई सेंचुरी से फॉलो है। फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरुपुरब, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एकदम से सेल बढ़ जाती है सारे बिजनेस की, खाना पीना, सेलिब्रेशंस, गिफ्टिंग, ये सब बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कस्टम एंड ट्रेडिशन का पार्ट है हमारी सोसाइटी के, और लोग बहुत ज्यादा निकलते हैं इस टाइम के दौरान, ठीक है। तो कस्टम एंड ट्रेडिशन का तो ये पार्ट आ जाता है। फिर आता है हमारा क्या, हमने दूसरा पढ़ा था, वैल्यूज। वैल्यूज रेफर टू कॉन्सेप्ट्स दैट सोसाइटी होल्ड इन हाई एस्टीम, ठीक है। अब यहां पे आपका एक सोसाइटी क्या अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मॉरल्स कौन से हैं जिनको वो बिल्कुल हाई एस्टीम में होल्ड करते हैं, यानी जिसके ऊपर वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते या उसको पूरा फुली अटेन करना चाहते हैं। एग्जांपल देख लेते फिर तुम्हें समझ में आएगा। यहां पे एग्जांपल हमारा क्या है, इंडिया वुमेन स्ट्रगल विद पे गैप अक्रॉस। हमारा एक हमारा क्या है, सोसाइटी की वैल्यू क्या है, इंडियन सोसाइटी की या इन जनरल पूरे वर्ल्ड की, कि भाई वुमेन और मेन में गैप नहीं होना चाहिए, पर इंडिया में बहुत बड़ा गैप है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में यह हाल है कि मेन को एवरेज सैलरी 20,000 रुपए, 20,500 रुपए मिलती है, एंड वुमेन को शायद क्रॉस 16,000 के आसपास मिलती है, ठीक है। और इनफैक्ट ये बहुत वाइडली रिपोर्टेड चीज है कि सेम काम के, सेम मेहनत के और सेम आउटपुट के मेन को कई जगह एक्स अमाउंट मिलता है ना, तो वुमेन को उस एक्स अमाउंट का 30-40% कम मिलता है, बिल्कुल सेम काम के। क्यों? क्योंकि वो वुमेन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक सोसाइटी की जो वैल्यूज है उसको ये बिजनेस फॉलो नहीं कर रहा है, और इस चक्कर में उस बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई सोसाइटी एक्शन ले सकती है, उसका बॉयकॉट कर सकती है। और ऐसा बहुत केसेस में वर्ल्ड वाइड देखने को मिला है जहां पे कंपनी के साथ ये हुआ है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का भी एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में। वैल्यूज रेफर टू कॉन्सेप्ट ऑफ हाई एस्टीम इन इंडिया, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, equality of opportunity and national integration are example of values cherished by all of us, ठीक है। ये values हम जो हैं, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीजें हम जो हैं बहुत होल्ड करते हैं इंडिया में मॉरली, और इनको एक बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उसके लिए उन्हें बैकलैश मिल सकता है। और लास्ट क्या है, सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। सोशल ट्रेंड एग्जांपल हमने केटीएम का देख ही लिया था। अब देखो हमने यहाँ पे 3 तो पढ़ लिया, कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, पर एक और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। कि सोसाइटी की एक भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से। कैसी एक्सपेक्टेशन, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो यहां पे टैंग है, हम सब ने पिया है कभी ना कभी लाइफ में, कितना कुछ लिखते हैं यहाँ पे कि विटामिन सी, बी, ए और ये सब कुछ है, पर क्या ये हमारे साथ सच खेल रहे हैं सारी चीजें करके? यहां पे अगर हम टैंक का, मैंने रिसेंटली देखा, तुम देख के हिल जाओगे, टैंक का अगर हम लेवल पढ़े तो 100 ग्राम टैंक में 93 ग्राम शुगर है, यानी 93% तो ये शुगर मिला के दे रहे हैं, और उसके अलावा जो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है वो 1% से भी कम है।
तो ये क्या है? ये सोसाइटी एक्सपेक्टेशन को ही तो खराब कर रहे हैं। और इसके खिलाफ जब अवेयरनेस फैल रही है लोगों में, तो लोग इन प्रोडक्ट्स का, बॉर्नवीटा के खिलाफ पिछले साल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जाके एक बार सर्च करना, ठीक है। तो अगर बिजनेस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को नहीं फुलफिल करेगा, ऐसी धांधली करेगा, इलीगल कुछ नहीं है, सारे लॉ के थ्रू ही खेल रहे हैं, पर ऐसी धांधली करेगा तो सोसाइटी उसके खिलाफ खड़ी होगी और हो रही है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि शुगर कितनी हार्मफुल होती है और कितनी एडिक्टिव होती है, ठीक है। चलो अब आ जाता है हमारा क्या, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसको समझाने से पहले ना तुम्हें सिंपल सी अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी दिखाता हूं, और फिर उसके बाद तुरंत तुम ये समझ जाओगे। 400 करोड़ में नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स उसको बेचने गए थे, उनका मजाक उड़ा के भगा दिया गया। आज नेटफ्लिक्स 16 लाख करोड़ की कंपनी है। बात है 1990s अमेरिका की। ब्लॉकबस्टर नाम की एक बहुत बड़ी मूवी रेंटल चेन होती थी, जिसके डिपार्टमेंट पे आप जाके मूवी की सीडीज को रेंट पे ले सकते थे। अब 1997 में नेटफ्लिक्स आया, उन्होंने कहा हमें हर मूवी का रेंट मत दो, मंथली एक सब्सक्रिप्शन फीस दो और हमसे कितनी भी मूवी की सीडीज ले लो। 2005 में इंटरनेट चलने लगा अमेरिका में, और नेटफ्लिक्स अपनी सारी मूवीज की लाइब्रेरी को ऑनलाइन ले गए। पर ब्लॉकबस्टर ने वो चेंज नहीं किया, वो अपने वही स्टोर वाले मॉडल पे अड़े रहे। अब इसकी वजह से ब्लॉकबस्टर का दिवाला पिट गया और 24,000 करोड़ की कंपनी को 2010 में बैंकरप्सी के लिए फाइल। अब देखो यहां पे कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये तो खैर ब्लॉकबस्टर हम लोगों ने इंडिया में नहीं देखा, ये अमेरिका की थी, पर ब्लॉकबस्टर के साथ यही हुआ था। 24,000 करोड़ का भाई उन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी जो बदल रही थी उसके साथ कंप्लाई नहीं किया। भाई नेटफ्लिक्स भी रेंटल देता था सीडीज, और ये भी रेंट पे देते थे सीडीज, पर नेटफ्लिक्स क्यों बदल गया? नेटफ्लिक्स आज क्यों 200 बिलियन 16 लाख करोड़ की कंपनी बन गया? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट को देखा, उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया और अपना सारा सीडीज का बिजनेस साइड करके उसको पीछे छोड़ के सब कुछ अपनी ऐप और वेबसाइट पे लेके चले गए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू, यहां दो है, एक तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, ठीक है, किसी प्रकार की भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, ठीक है, और आगे क्या है, innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या है कि इनोवेशन, या तो बिजनेस को ऑपरेट करने की या नए तरीके बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, ये सब कुछ आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक। अब देखो इन्होंने यहां पे, तुम नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल लिख के आ सकते हो एग्जाम में, नहीं तो इन्होंने बहुत इजी एग्जांपल दिया है कंप्यूटर्स का यहां पर, ठीक है, तो तुम पढ़ लेना, बहुत इजी है, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? सबसे पहले मैं तुम्हें केस स्टडी दिखाता हूं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, क्या तुम लोगों को पता है एक प्राइम मिनिस्टर की जो पूरा टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। अब तुम्हें यह चीज सुन के हैरानी हो जाएगी, पाकिस्तान में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करा ही नहीं है। यानी पाकिस्तान जो हमारे साथ ही 1947 में आजाद हुआ था, आज तक कोई पीएम 5 साल का टेन्योर नहीं पूरा कर पाया, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई कभी किसी पीएम का मर्डर हो जाता है, किसी का असैसिनेशन, किसी को उसी की पार्टी हटा देती है। मेन वहां पे मिलिट्री का राज चलता है पाकिस्तान में। पीएम और ये पार्टी सिस्टम तो सिर्फ दिखाने की डेमोक्रेसी है, बट कभी कभार मिलिट्री मरवा देती है, मिलिट्री अपना राज कर देती है उसको हटा के, कभी जेल करवा देते हैं। बट आज तक प्राइम मिनिस्टर 23 रह चुके पाकिस्तान में आजादी के बाद से, और इंडिया में लगभग 13-14 रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं याद, बट समझ रहे हो, डबल प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके पाकिस्तान में। अब इससे होता क्या है? इंस्टेबिलिटी बनती है कंट्री में। एक कंट्री जिसमें कि एक आया है प्राइम मिनिस्टर जो कि पहले आके कहता है कि भैया हम तो चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बिजनेस प्रॉस्पर करे, आप आओ हमारी कंट्री में पैसा लगाओ। अब कोई फॉरेन से कंपनी आती है, वो पैसा लगा देती है, पर फिर एकदम से 6 महीने बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है, वो बिल्कुल नई पॉलिसी लाता है। वो कहता है नहीं, हमें नहीं चाहिए बाहर का पैसा, हमें तो अपने बिजनेसेस, हमारे तो अपने धंधों को प्रमोट करना है। वो एकदम उस कंपनी को भगा देता है। अब भाई ये क्या है? एक कंट्री जिसमें पीएम का पता नहीं, जो कि नई नई पॉलिसी ला रहा है, जिस कंट्री में मैं स्टोर खोल लूं और मुझे नहीं पता अगले दिन कब मेरे स्टोर में बम फट जाए, कब दंगे हो जाए, कब कोई आके आग लगा जाए, उस कंट्री में क्या मैं बिजनेस करूंगा? ऑब्वियसली नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसी वजह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस टर्म को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस कहते हैं। ये शांति होना, पीस होना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान में कोई क्यों कंपनी पैसा नहीं लगाई? ऑब्वियस ही बात है, तालिबान का क्या भरोसा कब उसके बेचारे के दुकानदार का जाके सर मुंडवा दे, ठीक है। तो भाई ये बहुत दर्दनाक चीज है, और एक सोसाइटी लेवल पे नहीं, बिजनेस के लिए भी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी है देश में, एंड पीस,
इन द कंट्री, ठीक है। एक देश में जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस क्या है? स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस, ठीक है। एंड गवर्नमेंट के क्या एटीट्यूड है किसी बिजनेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सब आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अब देखो यहां पे एक और जो ये वाला पॉइंट है, जो अभी मैंने एग्जांपल नहीं दिया इसका, कि स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट में होल्ड अगेंस्ट बिजनेस, ठीक। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल यार अडानी ग्रुप का ही है। ये चीज चाहे कितनी भी डिबेट कर ले, बट हमें ये तो पता है कि मोदी गवर्नमेंट का अडानी से कुछ ना कुछ क्लोज कनेक्शन है, और इसके प्रूफ भी बहुत सारे हैं। ऑल्दो मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहां नहीं होल्ड करना चाहता, बट क्लियर सी बात है यार, जितना बड़ा उनका हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और जितनी बुरी तरह अडानी गिरा था और एकदम से जो उठा है, ये पॉलिटिकल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लीनियंसी है कि नहीं यार चलो हम तुम्हें टेंशन मत लो, हम तुम्हें बैक कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ये जो इल्जाम लगे उसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का आता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दस builds up confidence among the business people to invest in the long term projects and in the long term projects for growth of the economy, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो भाई टेस्ला इंडिया में क्यों बात करी है, एप्पल ने क्यों इंडिया में लाखों करोड़, एक दो करोड़ नहीं लाखों करोड़ इन्वेस्ट करके वो क्यों हमारे यहाँ प्रोडक्शन फैक्ट्री खोल रहे हैं? क्योंकि भाई पता है यहाँ पे सरकार का वो वाला सीन नहीं है कि 1 महीने बाद कोई और सरकार, फिर 6 महीने बाद कोई और सरकार। पाकिस्तान में तो 10 दिन में भी प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। अब इसका मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिखाता हूं जो कुछ दिनों पहले ही हुआ है, इस वीडियो बनाने से 3 दिन पहले हुआ है। इनफैक्ट तुम्हें पता शायद ना हो, पेटीएम के आरबीआई ने आके पेमेंट्स बैन, पेटीएम पूरी ऐप को नहीं, पेमेंट्स बैन को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई पिछले 4-5 साल से उनसे कह रहा था भाई कंप्लायंस कर लो, रेगुलेशंस मान जाओ, भाई ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इनको जाके हटा दो। 5 करोड़ तक का फाइन भी लगाया था आरबीआई ने, पर वो पेटीएम नहीं माने। एंड में आके उन्होंने पेमेंट्स बैंक बंद कर दिया इनका। उसकी वजह से 42% से शेयर गिरा है 3 दिन में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के 20,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और पूरी पब्लिक का इतना बड़ा पैसा डूबा है, ठीक है। अब ये क्या था? आरबीआई क्या है? एक गवर्नमेंट एजेंसी तो है, अथॉरिटी तो है, जो कि लीगल होल्ड करती है, लीगल प्रोसीडिंग्स लेना अलग अलग कंपनीज के खिलाफ। तो ये क्या होता है? ये सबको लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट आ जाता है। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? वेरियस लेजिस्लेशंस, अलग अलग लेजिस्लेशंस जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। ये सारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा ऑर्डर इशू करे जाते हैं। इसमें कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इसमें कोर्ट ऑर्डर भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं ऑर्डर्स जो कि अलग अलग वेरियस कमीशंस एंड एजेंसी एट एवरी लेवल, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे जो भी आपकी कमीशंस और एजेंसीज होती हैं, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो स्टेट पे हो, चाहे वो लोकल पे हो। अब आरबीआई, ईडी तुमने सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये सबके ऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे लीगल एनवायरनमेंट में, और आपकी कंपनी को एक सारे लीगल ऑर्डर्स और ये सब कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। अब सुनो, एक चीज मैं बता देता हूं, ये मैं यहां पे पढ़ा नहीं रहा, बट आपका ये सब कुछ ना यहाँ पे बताए हुए हैं कि एक बिजनेस को कौन कौन से लॉज को ढंग से पता होना चाहिए। तो इसको ना नोट्स बना के याद कर लेना, तुम्हें ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एग्जाम में आए तो लिख के आओगे तो चेकर खुश हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो भाई, एक बात बहुत ध्यान से, तुमने वीडियो यहां तक देखा ना, यानी तुम्हें पसंद तो आया, तो इतनी मैंने अगर मेहनत करी तो इतनी मेहनत लाइक करने की और कमेंट करने की तुम भी कर दो। मेरा सपना है मैं 10,000 बच्चे पढ़ाऊं ये सारी वीडियोस के थ्रू, यानी हर वीडियो पे मिनिमम 10,000 व्यूज हो, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम ये वीडियो जाके शेयर करोगे अपने दोस्तों में, अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूल, ट्यूशन और दोस्तों में, ठीक है। तो इतना छोटा सा काम तुम मेरे लिए कर सकते हो। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।